आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। सबसे पहले तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब क्या है। वेल इट मींस दैट कि हम अपने सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस ले लें इन रिस्पांस टू अ साइनसॉइडल इनपुट एंड फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, यानी अब हम इनपुट को वेरी नहीं करेंगे या इनपुट का साइज़ को चेंज नहीं करेंगे। सो हम इनपुट पे क्या देंगे, वी आर गोइंग टू गिव इट ओनली अ साइनसॉइड। एक साइनसॉइड सिग्नल जो आपको पता है किस तरह का होता है, वो साइनसॉइड सिग्नल हम इनपुट पे देंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि हम उस साइनसॉइड की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे सिर्फ। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा कि हमारे सिस्टम का कोई ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा, कोई स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा। तो हमने ट्रांजिएंट को छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट को ले लेना। एंड वी विल सी कि ये स्टेडी स्टेट रिस्पांस इन रिस्पांस टू साइनसॉइडल इनपुट विद वेरिइंग फ्रीक्वेंसी, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इंसाइटफुल है। इससे हमें अपने सिस्टम के बारे में बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। एंड जो बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, इनफैक्ट ये मेथड जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड, दिस इज़ मच सुपीरियर टू जो रूट लोकस मेथड हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। उसका एक अपना फ़ायदा है, बट ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चाहे सिस्टम जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड्स उस पर वर्क करते हैं। और स्पेशली इंडस्ट्री में, स्पेशली एरोस्पेस इंडस्ट्री में, frequency response methods are, let's say, almost exclusive choice for aerospace systems and in industry. अच्छा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड्स के फ़ायदे क्या हैं? ये कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जब हम ये सारा चैप्टर कवर कर लेंगे तो तब आपको ज़रा अच्छा पता चल जाएगा। कुछ मोटे मोटे फ़ायदे वो मैं बता देता हूँ कि आपको परफॉर्मेंस भी उसी प्लॉट पे पता चल जाती है और स्टेबिलिटी भी उसी प्लॉट पे पता चल जाती है। साथ में ये है कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को डायरेक्टली पता चलाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना भी पता हो फिर भी काम चला सकते हैं। अगर आप देखें तो रूट लोकस में एसेंशली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को ही प्लॉट कर रहे थे। यहाँ पे हमें उसका पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास सिस्टम का मॉडल या ट्रांसफ़र फंक्शन अवेलेबल ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेजरमेंट अवेलेबल हो सिस्टम की, उससे भी काम चला सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। एंड चाहे जितने मर्जी पोल्स एंड ज़ीरोज़ हों, इस सिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने रूट लोकस याद हो तो आपको याद है कि उसमें थोड़ा सा जो ही सिस्टम ऑर्डर बढ़ता था तो आपका सिस्टम का रूट लोकस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इसमें ये मसला नहीं है। एक और इसका फ़ायदा ये है कि टाइम डिलेज़ जो हमारे सिस्टम के हैं वो कुछ इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्सपोनेंशियल ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टाइम्स टॉ। ये फॉर्म जो है इसका देखिए ना, ये पोल है ना ज़ीरो है, तो इसको रूट लोकस में लिखना बड़ा मुश्किल है। बट ये टाइम डिलेज़ जो एक सिस्टम में होते हैं बड़े एक सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा इफेक्ट डालते हैं। ये टाइम डिलेज़ को हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड्स में हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से हम नॉइज़ का इफेक्ट कम से कम कर सकते हैं अपने कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। सेम फ़ायदा ये है, सेम मेथड का फ़ायदा ये है कि इसको नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम के डिज़ाइन पे भी यूज़ किया जा सकता है। एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि नॉन लीनियर सिस्टम के लिए तो ट्रांसफ़र फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रांसफ़र फंक्शन की तो प्राइमरी एजम्पशन ही है कि आपका सिस्टम जो है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अच्छा, ये ग्राफिकल टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल हैं। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो इसी तरीके से यूज़ होते हैं। एंड ये एक ऑल्टरनेटिव वे है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन एडिशन टू रूट लोकस मेथड। अच्छा, ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जब आपके पास एक सिस्टम होता है जी ऑफ एस, उसमें आप यू ऑफ एस इनपुट अप्लाई करते हैं एंड वाई ऑफ एस की आउटपुट होती है। अगर हम यू ऑफ एस को एक साइनसॉइड ले लें, उस साइनसॉइड का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप जब इसको प्लग इन करेंगे, जब आप इसका वाई ऑफ एस लेंगे, उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी, सारी की सारी टर्म्स डीके कर जाएंगी ज़ीरो को, एक्सेप्ट द टर्म्स जो कि ये वाली हैं। इन टर्म्स को हम ज़रा आगे चल के सिंप्लीफाई करें तो हमें ये पता चलता है, इनफैक्ट यहाँ से वो मैंने कंक्लूजन ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि हमारी जो आउटपुट होगी वाई ऑफ एस, इट वुड अगेन बी अ साइनसॉइड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? वेल, इट्स एम्पलीट्यूड विल बी जी का जो एम्पलीट्यूड है वो होगा, बिकॉज जो इनिशियल साइनसॉइड हमने दी थी उसका एम्पलीट्यूड 1 था। एंड जो डिले होगा इनपुट की साइनसॉइड से, वो डिले होगा एंगल फाई का। मेरा ख्याल है कि ये रिजल्ट्स तो आपको पहले भी पता है, इस क्लास में भी हम ज़रा इसको नोट कर चुके हैं, बट ये एक ज़रा शो करने का फॉर्मली उसका तरीका था। अच्छा, अब ये हमने वही इक्वेशन लिख ली, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस टाइम्स जी ऑफ एस। इसको तो हम अच्छे से जानते हैं। अगर हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमने एस इज इक्वल टू सिग्मा जो है, सिग्मा अगर आप याद करें तो क्या होता है, ये ग्रोथ या डिके को बता रहा होता है। जब हम ट्रांजिएंट पे होते हैं तो ग्रोथ और डिके उसमें होता है, बट जब हम स्टडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो आपको पता है कि ग्रोथ और डिके ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब हम सिग्मा को 0 पुट कर देंगे, एस इज इक्वल टू जो ओमेगा जब हम प्लग इन कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये स्टडी स्टेट इक्वेशन बन गया हमारे पास, स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ साइनसॉइड्स के लिए। इस
अगर आप इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स की इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की इक्वेशन को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन का पार्ट ये है जो मैग्नीट्यूड का पार्ट है, एंड दूसरा ये एंगल्स का पार्ट है। सॉरी, मुझे यहाँ पे एंगल्स शो करने थे, ये इट इज़ नॉट मैग्नीट्यूड, इट इज़ एंगल साइन। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और अ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल इट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलिनोमियल, और साथ उसका हम जो है वो एंगल लिख लें, तो ये साथ ये रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। सो दीज मेथड्स, ऑल्दो ये हमने डिज़ाइन, ऑल्दो ये बेस करते हैं स्टडी स्टेट एनालिसिस के ऊपर, बट हम देखेंगे कि इससे स्टडी स्टेट के साथ साथ ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बड़ी डायरेक्टली पता चलाई जा सकती हैं। तो इनफैक्ट बोडे प्लॉट्स का, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड का जो मेथड है, इसमें ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी जो एनालिसिस है सिस्टम का, वो आप इसी मेथड के साथ कर सकते हैं। तो दीज मेथड्स आर क्वाइट सेल्फ सफिशेंट। अच्छा, अब हम इसको करेंगे कैसे? वेल, जब हम, आपने देखा है कि एस इज़ इक्वल टू जी ओमेगा पुट करेंगे। अब जो जी ओमेगा, इसमें ओमेगा जो है वो वेरिएबल है, ओमेगा को हम जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक अगर वेरी करेंगे, दैट वुड बी लेट्स से एनालोगस टू कि आप एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे आपको पता है 0 0 है, ओरिजिन पे है, एंड यहाँ से इस पॉइंट को उधर लेके चलते जाएँ तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट 0 रहेगा, इमेजिनरी पार्ट बढ़ता चला जाएगा। तो इट इज़ एनालॉगस टू दैट कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारी फ्रीक्वेंसी को बता रही है। तो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते चले जाएं एंड आप देखेंगे कि हमारे सिस्टम का रिस्पांस कैसे पता चलेगा। वेल, आपको पता है कि पोल का जो कंट्रीब्यूशन होता है एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल के अंदर, वो किस तरह से हम निकालते हैं। ये जो वेक्टर की लेंथ है ये हमें इस पोल का कंट्रीब्यूशन का मैग्नीट्यूड बता रही है, जो इसका एंगल है वो हमें फेज़ बता रहा है। तो हम इस लेट्स से टेस्ट पॉइंट को अपने मूव करेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू इन्फिनिटी ऑन जी ओमेगा एक्सिस, एंड साथ में हम इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कर लेंगे, एंड साथ में हम इसका फेज़ प्लॉट कर लेंगे। एंड हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड इसका इस जगह के ऊपर ज़रा छोटा है, फिर इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम इस पॉइंट को दूर लेके चले जाएंगे। एंड जो आपका एंगल है वो स्टार्ट में 0 था, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 90 डिग्री को अप्रोच करेगा ये एंगल। अच्छा, हमें भी पता है कि जो पोल का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये लेट्स से ये वाला वेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, तो पोल की वजह, सिंस इट इज़ ड्यू टू द पोल से वेक्टर ओरिजिनेट कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आप। तो जिसकी वजह से हमारा ये जो पोलिनोमियल की वैल्यू है फॉर इंक्रीजिंग ओमेगा वो कम से कम होती चली जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो इसका हमने देखा था लेट्स से मैग्नीट्यूड इनिशियली किसी जगह पे है, वो उसके बाद कम होता चला जा रहा है और ये कम ही होता चला जाएगा जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे। और दूसरी तरफ से जो एंगल है वो हमारा 0 से शुरू हुआ था और वो -90 को अप्रोच करेगा। ये एंगल +90 है, बट हमें पता है ये पोल से एसोसिएटेड एंगल है तो इसलिए माइनस होगा। अगर ये 0 होती तो फिर ये एंगल पॉजिटिव होता है। इसी तरह से जो इसका मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाता, वो कम ना होता, वो बढ़ता चला जाता। ठीक हो गया, ये हमने एक सिंपल सिस्टम के लिए देख लिया। अब हम ज़रा बात करेंगे, ये तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की खास रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम बोडे प्लॉट्स कहते हैं। अब वो बोडे प्लॉट्स में हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड में हम उसको लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड का मॉड जो मैग्नीट्यूड है उसको हम 20 लॉग टाइम्स मैग्नीट्यूड लिखते हैं। एंड 20 लॉग का कुछ फ़ायदा है, बल ये हमारा एक और यूनिट्स बन जाता है जिसको हम डेसिबल्स कहते हैं। डेसिबल्स अगर आपको याद हो, हम साउंड की लेट्स से जो वो है लाउडनेस ऑफ साउंड है वो भी हम डेसिबल्स में करते होते थे। डेसिबल्स का एक अपना फ़ायदा है, स्पेशली ये पावर ट्रांसफ़र वगैरह की जब बात होती है तो उसमें हम डेसिबल्स को यूज़ करते हैं। तो ये लॉग स्केल पे होगा, मैग्नीट्यूड 20 लॉग मैग्नीट्यूड होगा। और वर्सेस जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जो आपकी ओमेगा है, वो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो नहीं, सॉरी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। एंगुलर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन होती है। सो लॉग ओमेगा इसके साथ आपने प्लॉट कर लेना। एंड इसका जो फेज़ है, अच्छा इसको ये भी लिख लेते हैं कि वाई एक्सिस के लॉगरिथमिक यूनिट्स हैं एंड वो डेसिबल्स हैं, ये जो हमने अभी बात की थी। और जो एक्स एक्सिस है उसका स्केल जो है वो लॉग ओमेगा है, एंड उसके यूनिट्स आप हर्ट्स में भी लिख सकते हैं या रेडियन पर सेकंड में, दोनों यूनिट्स एक्सेप्टेबल है। ज़्यादातर स्टैंडर्ड रेडियन पर सेकंड है, हर्ट्स के लिए आपको कुछ कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं। सो ट्राई टू स्टिक विद रेडियंस पर सेकंड, और जब उसको रीड करना हो तो आपको पता है कि कन्वर्जन क्या है। अच्छा, फेज़ प्लॉट कैसे हम लिखेंगे? फेज़ में हम एंगल लिखेंगे ऑफ जी, और इसको हमने विद चेंजिंग लॉग ओमेगा लिखना है। तो ऑफ कोर्स इसकी मैटलैब के अंदर बड़ी डायरेक्ट कमांड है,
कि आप अच्छा ये आपने मेथड ट्रांसफ़र फंक्शन एंटर करने का अगर नहीं देखा तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट मेथड। इससे ज़रा आई थिंक ये काफ़ी नेचुरली हम इससे ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं। सो इसको टेस्ट आउट कर लीजिएगा। अच्छा इसमें कुछ फ़ायदा है लॉगरिथमिक होने का ये फ़ायदा है कि जब हमारे सिस्टम के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बॉडी प्लॉट्स पे एडिशन बन जाती है। ये बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। सो न्यूमरेटर आपने देखा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनके सिंस ये लॉग स्केल पे हैं तो हम इन सारे लॉग्स इंडिविजुअली इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड अप कर लेंगे जो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर वालों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिमिलरली एंगल्स न्यूमरेटर वाले ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी स्केल इज़ लॉगरिथमिक। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी हमें, जो पहले लेट्स से एक्सपोनेंशियल लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है जब आप लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर होते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है। अच्छा, इससे ये लो और हाई फ्रीक्वेंसीज़ दोनों की प्लॉट पे नज़र आती है। नहीं तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल स्केल का नुकसान ये होता है कि आप लेट्स से अगर बिगर पार्ट पे फोकस करें तो स्मॉलर पार्ट बहुत गायब हो जाता है, और स्मॉलर पे फोकस करें तो बड़ा नज़र नहीं आता। तो अगर आप लॉगरिथमिक स्केल पे चले जाएँ तो इससे लो और हाई फ्रीक्वेंसी पोर्शंस जो हैं वो एक ही प्लॉट के ऊपर विजिबल हो जाते हैं। अच्छा, बॉडी प्लॉट्स ऑफ सिस्टम्स इन सीरीज़, अगर मल्टीपल सिस्टम्स हों ऑफ कोर्स दैट इज़ लाइक मल्टीप्लिकेशन, और वो ऐड हो जाएंगे। एक और फ़ायदा ये है कि बॉडी प्लॉट्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। आप डेसिबल्स प्लॉट करते जाएँ अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड साथ में जो फेज़ डिफरेंस है वो अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते चले जाएँ तो आपको बॉडी प्लॉट्स एक्सपेरिमेंटली मिल जाएंगे। अच्छा, ओपन लूप बॉडी प्लॉट यानी एक सिस्टम का आप क्लोज लूप के बगैर ओपन लूप में बॉडी प्लॉट जब बनाएंगे तो वो आपको क्लोज लूप सिस्टम की जो स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी कुछ बता देगा। इसको हम आगे चल के देखेंगे, बट यहाँ पे ये बात नोट कर लीजिए। ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। जी ऑफ एस इज इक्वल टू के इज़ सम कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का जब आप लेट्स से मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस इसका जो इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास यही इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ऑफ कोर्स इसका एंगल क्या है, एंगल आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो जब वो लेंगे, लेट्स से यहाँ पे हमने 10 ले लिया अगर के की वैल्यू को, तो फिर हम देखेंगे कि 20 लॉग 10 को जब आप प्लॉट कर लेंगे एक कांस्टेंट चीज़ बन जाएगी तो ये 20 डेसिबल्स बन जाएगा। सिमिलरली जब आप इसका एंगल देखेंगे इट विल ऑलवेज बी 0 डिग्रीज, तो ये 0 डिग्री की लाइन हमने लगा ली। तो ये एक बड़ा सिंपल सा बॉडी प्लॉट बन गया हमारे सिस्टम का। जो सिस्टम क्या था, ये एक कांस्टेंट गेन का सिस्टम है। अच्छा, अब हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो एक इंटीग्रेटर है। इंटीग्रेटर हम पहले देख चुके हैं, इट इज़ 1/s। अच्छा, एस की जगह पे हमने सिग्मा की जगह हमने 0 पुट कर देना है और एस की जगह जे ओमेगा रह जाएगा। तो जे ओमेगा ऑफ एस के साथ जब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड एंड इसका जो फेज़ है वो क्या होगा, वेल उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आपको पता है इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, और सॉरी ये प्लस होना चाहिए था, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल इसका अंडर रूट लेंगे जब आप तो 1/ओमेगा बन जाएगा। एंड इसी तरह से जिसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आपका ओमेगा बढ़ेगा आपका मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। सिमिलरली इसका हम एंगल निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो -90 डिग्री आपके पास आ जाएगा, एंड दिस विल बी कांस्टेंट। तो एंगल कांस्टेंट आपने प्लग इन कर दिया, एंड ये आपको जैसे मैंने बताया था कि इसका जो एक्स एक्सिस है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकंड में है, एंड ये लॉगरिथमिक स्केल है। इसका मतलब है 10 raised to power -2, 10 raised to power -1, 10 raised to power 0 which is 1, 10 raised to power 1 which is 10, 10 raised to power 2 which is 100 रेडियंस पर सेकंड। तो ये पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जी ऑफ जे की, एंड हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। एंड एक चीज़ याद रखिए कि हमने डीबी में करना है, तो हमने क्या करना है 1/ओमेगा जो है इसकी वैल्यूज़ निकालते जाना है फॉर डिफरेंट ओमेगास, एंड हमने इसको 20 लॉग ले लेना है उसके बाद। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं 10 raised to power 0 के ऊपर, सो 10 raised to power 0 के ऊपर जब हम इसको करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 1, तो ओमेगा की वैल्यू जब हम 1 प्लग इन करेंगे 20 log 1 तो वो क्या होगा, वो 1 ही होगा। इसी तरह से जब हम उसकी वैल्यू को प्लग इन करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 के ऊपर, सो 1/10 इसका आप 20 log 1/10 ले लें तो आपको पता है कि ये -20 dB आ जाएगा। सो सिमिलरली आप ये 2-3 पॉइंट्स लेके चेक करेंगे एंड आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। सो ये हमारा एक सिंपल सिस्टम इंटीग्रेटर का बॉडी प्लॉट है। अच्छा, हमें पता है कि इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव एक दूसरे से रिलेटेड हैं काफ़ी हद तक। तो अगर एक इंटीग्रल एक्शन का जो स्लोप है वो -20 dB पर डेकेड है। पर डेकेड का क्या मतलब है कि अगर आपका स्लोप 1, लेट्स से स्लोप कांस्टेंट है
एंड आपकी 0 dB के ऊपर प्लॉट था एट 1 फ्रीक्वेंसी, तो 10 के ऊपर ये किस पॉइंट पे होगा? वेल आपका स्लोप है -20, तो आप -20 आगे आ जाएंगे। इसी तरह से एक और डेकेड बाद, अच्छा एक और डेकेड जो है वो 10 से 20 नहीं होगा, वो 10 से 100 होगा, बिकॉज ये लॉगरिथमिक स्केल है। तो ये एक और डेकेड के बाद अब आप कहाँ पे आ चुके होंगे? -40 पे आ चुके होंगे। इसी तरह से आप पीछे चलते जाइए तो पॉइंट 1 के ऊपर आप 20 dB पे होंगे, बिकॉज आपका स्लोप -20 dB पर डेकेड का है, एंड आपका जो एंगल है दैट इज़ -90 डिग्री, और ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली जब आप डेरिवेटिव एक्शन की बात करेंगे तो डेरिवेटिव एक्शन में क्या होगा कि आप 1 के ऊपर 0 dB पर होंगे, 10 के ऊपर आप 20 dB पर होंगे, 100 के ऊपर आप 40 dB पर होंगे, एंड अगर आप पीछे आ जाएँ 1 रेडियंस पर सेकंड से पीछे 0.1 रेडियन पर सेकंड पे आप -20 dB पर होंगे, एंड आपका जो एंगल है दैट इज़ क्लियरली 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज़ के ऊपर कांस्टेंट हो चुका हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक सिस्टम की जिसके अंदर एक इंटीग्रेटर नहीं है बल्कि उसके अंदर एक पोल है, एंड सिंगल पोल अवेलेबल है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये टॉ जो है ये इसका टाइम कांस्टेंट है, सो 1/τs+1। हमें पता है कि ये टॉ जो है वो लोकेशन ऑफ पोल से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अब हम इस सिस्टम का 3 पॉइंट्स ले लेते हैं डिफरेंट, उन 3 पॉइंट्स के ऊपर हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और फिर हम ज़रा प्लॉट कर लेंगे। सो 0 के ऊपर क्या होगा? 0 से लेट्स से जो ही आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो उसके ऊपर जी ऑफ एस आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा, बिकॉज आप देखें एस की जगह पे जी ओमेगा प्लग इन करें एंड ओमेगा को 0 कर दें ऑलमोस्ट, तो क्या होगा? 1/1, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1। जी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 1, एंड 1 को जब आप डी में लेके जाएंगे तो वो 0 dB बन जाएगा। सिमिलरली जब इसका एंगल निकालेंगे तो इसका रियल पार्ट ही रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो कोई है नहीं, तो एंगल 0 डिग्रीज बनेगा। सिमिलरली जब हम ओमेगा इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच कराएंगे तो फिर हमें पता है कि इस इक्वेशन में अगर आप नोट कीजिए, इसमें एस की जगह जी ओमेगा हमने प्लग इन कर दिया है, सो 1/τ टाइम्स जी ओमेगा प्लस 1। तो आप नोट कीजिए जी ओमेगा अगर बहुत ही बड़ा हो जाए तो फिर 1/जी ओमेगा या 1/जी ओमेगा प्लस 1 दोनों एक ही बात है, तो हम 1 जो +1 है उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उसको इग्नोर करें तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से एंड अगर आप ये एक्सप्रेशन याद कीजिए तो सॉरी ये यहाँ पे जे नहीं होगा, बिकॉज ये आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसके अंदर अब जे नहीं रहेगा, तो ये जे यहाँ से हटा देते हैं। सो 1/τ टाइम्स ओमेगा रह जाएगा। तो अगर आप देखिए तो इसमें टॉ हम बन ले लें तो दिस इज़ सिमिलर टू व्हाट द इंटीग्रेटर लेट्स से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाज। सिमिलरली जब हम इसका एंगल लेंगे तो ये -90, तो ये यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाके इट विल बिहेव लाइक एन इंटीग्रेटर। एंड अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू 1/τ वाली फ्रीक्वेंसी निकालें, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल, बिकॉज आप देखिए ये लोकेशन ऑफ पोल है ना, 1/, ये जो p है वो टाइम कांस्टेंट 1/p है, वो p लोकेशन ऑफ पोल है, एंड जो टॉ है 1/p दैट इज़ टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को इन्वर्ट कर दें तो आपको पता है कि पोल की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सो पोल की फ्रीक्वेंसी की जगह के ऊपर जब हम ये लेंगे तो अब हम 1 को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बल्कि लेट्स से सो टॉ और ओमेगा ख़त्म हो जाएगा आपस में, सो j+1 रह जाएगा। एंड अब आप इस सिस्टम का अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें सो दैट वुड बी 1/√2, एंड इसको अगर 20 लॉग ऑफ दिस लें तो ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली -3 dB, एंड जो आपको एंगल इस पॉइंट पे मिलेगा दैट वुड बी -45 डिग्रीज। अच्छा, ये तो हो गया एक स्टेबल पोल। जो अनस्टेबल पोल होगा उसके लिए क्या होगा? और उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या होगा। उसके लिए टॉ ऑफ एस के साथ माइनस आएगा, बिकॉज उसका जो लोकेशन ऑफ पोल है वो माइनस हो जाएगी ना, हमारे पास राइट हाफ प्लेन में माइनस लेंगे उसको, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो उसकी वजह से कुछ साइंस चेंज हो जाएंगे, उसको हम आगे चल के देख लेते हैं। सो ये सिंगल पोल था, इसका रिस्पॉन्स हमने देखा फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंसीज वो रिस्पॉन्स 1 था या 0 dB था, एंगल आपका 0 पे रह रहा था, सॉरी, तो ये देखिए एंगल आपका 0 पे रह रहा है एंड आपका ये रिस्पॉन्स यहाँ तक जा रहा है। नाउ फिर आप देखते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर है क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स इंटीग्रेटर जैसा लगने लग जाता है, एंड जो मैग्नीट्यूड है एंड जो आपका एंगल है वो भी इंटीग्रेटर जैसा लगने लग जाता है। एंड नोट कीजिए ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे जाके इंटीग्रेटर जैसा ही बिहेव कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से इसका एंगल भी हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब बीच के एंगल, अब ये इसमें रूल ऑफ थंब ये है कि आपने जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पोल हो, इसमें पोल किस फ्रीक्वेंसी पर है 1 रेडियन पर सेकंड पे, तो 1 रेडियन पर सेकंड से एक डेकेड पहले यानी 0.1 रेडियन पर सेकंड पे एंड एक डेकेड बाद यानी कि 10 रेडियन पर सेकंड पे, इसके दरमियान में आपका जो सारे का सारा फेज़ है वो चेंज होगा।
तो इसको आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने इस पॉइंट पे फेज़ अभी निकाला था, एंड वो क्या था, 45 डिग्रीज था, -45 डिग्रीज था। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -45 है, यहाँ पे 90 है, तो इसको हम काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने देखा था इस पॉइंट के ऊपर 0 रेडियंस पर सेकंड के ऊपर, सॉरी 1 रेडियंस पर सेकंड के ऊपर हमारा जो मैग्नीट्यूड था वो -3 dB था। तो हम ये थोड़ा सा नीचे करके अपनी ओरिजिनल कर्व प्लॉट करते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हमने पहले लगाई हुई हैं इनको हम एसिम्पटोट्स कहते हैं, एंड बाद में जब हम ट्रू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करते हैं तो ये हमें थोड़ी सी एक इसमें कर्वेचर लेके आ जाते हैं। अगर आप नोट करेंगे जो थिन लाइंस हैं ये इसका एक्चुअल जो बॉडी प्लॉट हमने बनाया है वो ये वाला है। सो एसिम्पटोट्स हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस पोल या जीरो की फ्रीक्वेंसी को, बिकॉज यहाँ पे आपका कॉर्नर होता है, दो एसिम्पटोट्स मिलती हैं, एंड यहाँ पे आपको पता है -3 dB होता है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। ये ज़रा एक फिगर आपको दिखाई है, तो एक दो दफ़ा आप प्लॉट करके देखें, उसके बाद आप इस थोड़ा सा लेट्स से ये रूल ऑफ थंब के तौर पे याद कर लें, तो यहाँ से आपको बॉडी प्लॉट बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। आपको कोई भी सिंगल पोल मिले उसको आपने डायरेक्टली जो है वो बजाय सारी कंपटीशंस दोबारा से करें, बस ये याद रख लें पीछे इसका जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले वो उसको फ्लैट होता है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद -20 dB पर डेकेड का उसका स्लोप होता है, एंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब आप एग्जैक्ट कर्व बनाएंगे तो -3 dB पर आएगी। एंड इसी तरह से एंगल जो है वो एंगल इनिशियली 0 होगा, हाई फ्रीक्वेंसीज पे 90 होगा, 90 होगा, -90, एंड बिल्कुल कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर -45 होगा, एंड एक डेकेड पहले रफली यहाँ पे एंड एक डेकेड बाद, इन दोनों पॉइंट्स को आपने थोड़ा सा स्मूथ करके कर्व को मिला देना। सो आपके सिस्टम का बॉडी प्लॉट रेडी हो गया। अच्छा, इसी तरह से सिंगल ज़ीरो होगी तो क्या होगा, वेल पोल से मिलता जुलता है, बस इन्वर्ट नहीं करना आपने रिस्पॉन्स को, तो उसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स ये बन जाएगा। अगर आप नोट करें तो अगर आप देखें पोल के केस में यहाँ तक सेम था, एंड उसके बाद पोल नीचे आ जाता था -20 dB पर डेकेड के स्लोप के साथ, ही ऊपर चला जाता है +20 dB पर डेकेड के स्लोप के साथ। इसी तरह से एंगल आपका जो है वो यहाँ पे -45 की बजाय +45 है अब, एंड सिमिलरली इवेंचुअली जाके +90 हो जाता है। सो सेम जो हमने रूल पहले देखे हैं वही रूल यहाँ पे लग रहे हैं। अच्छा, राइट हाफ प्लेन में 0 होगा तो फिर क्या होगा, वेल इस केस में हमारा एंगल 360 से 270 पे चला जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ में आपको पता है 360 जो है वो 0 होता है, सो 0 से लेके -90 पे चला जाएगा। सो एंगल बजाय आपको पता है 0 का एंगल प्लस होता है ना, बाद में जब वो हाई फ्रीक्वेंसी +90 हो जाता है, बट इस केस में ये -90 होगा। -90 क्यों होगा, बिकॉज आपका जो 0 है वो राइट हाफ प्लेन में। इसको हम इसलिए नॉन मिनिमम फेज़ 0 कहते हैं, बिकॉज जो मिनिमम फेज़ है वो इसको +90 देना चाहिए था 0 को, लेकिन ये नेगेटिव फेज़ दे रहा है, लैग दे रहा है, तो इसलिए हम इसको नॉन मिनिमम फेज़ सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिस सिस्टम में राइट हाफ प्लेन में 0 पड़ा होता है। अच्छा, ये उसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास अब राइट हाफ प्लेन में एक ज़ीरो है, सॉरी लेफ्ट हाफ प्लेन में एक ज़ीरो है, लेफ्ट हाफ प्लेन में एक पोल है। अब लेफ्ट हाफ प्लेन में पोल तो वहीं पे रहता है, लेकिन जो ज़ीरो है वो अब राइट हाफ प्लेन में चली जाती है। तो ये दोनों डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस हो गए हैं। इनको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इनका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स तो सेम होगा, जो इनका फेज़ रिस्पॉन्स है, जो इनका एंगल रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होगा, एंड हम ये देखते हैं कि इवेंचुअली ये उनका रिस्पॉन्स है। अभी हम आगे चल के देखते हैं कि हमने कैसे कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स होंगे तो हमारी सिमिलर कैलकुलेशंस होंगी, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देयर इज़ हार्डली एनीथिंग स्पेशल, बट एक दफ़ा इन कैलकुलेशंस को करके ज़रा इस्टेब्लिश कर लीजिएगा कि आपको समझ आ गई है। तो लो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आपका जो गेन है वो 0 डिग्रीज़ होगा, एंगल 0 dB होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर इट विल बिहेव लाइक अ डबल इंटीग्रेटर, इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो फेज़ भी है, एंड जब आप बिल्कुल नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर कंसाइड कर जाएंगे तो ये काइंड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। इसके ऊपर आपका ये वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की, जो आपके फेज़ की वैल्यू है वो -90 डिग्रीज़ होगी। एंड ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स अगर आपके पास अनस्टेबल होंगे तो आपको उसका पता है कि आपके साइंस जो हैं वो फिर उलट जाएंगे, मैग्नीट्यूड्स आपके इन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये यहाँ से विजिबल है कि आपके पास ये जो है वो एजम्प्टॉट्स आपने लगा ली पहले, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग रेशो, अगर डैम्पिंग रेशो कम थी तो ये आपकी वैल्यू लेट से इस पॉइंट पे ऊपर होगी, अगर डैम्पिंग रेशो ज़्यादा थी तो वैल्यू नीचे। ये हमें ऐसे पता चल रहा है, अगर आप नोट कीजिए डैम्पिंग रेशो पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, सिमिलरली जब हमारी डैम्पिंग रेशो कम होगी तो हमारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा अब्रप्टली अपना फेज़ चेंज करेगा, और जब हमारे सिस्टम की डैम्पिंग रेशो ज़्यादा होगी तो हमारे सिस्टम का फेज़ स्लोली चेंज होगा। ये थोड़ी सी बात लेट से ये मैं
आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जब ड्रॉ करें तो ये करेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यानी ये पहले तो आपने एसिम्पटोट्स ड्रॉ करनी है, उसके बाद जब आप एग्जैक्ट प्लॉट ड्रॉ करें तो प्लीज़ इस बात को कंसिडर कीजिएगा कि रेजोनेंस है या मतलब डैम्पिंग रेशो अगर कम है तो आपने ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर लेके जाना है, अगर डैम्पिंग रेशो ज़्यादा है 0.6 से रफली ज़्यादा है तो फिर आपने ये नीचे लेके आना है। सिमिलरली अगर आपकी डैम्पिंग रेशो 0.6 से ज़्यादा है तो आपने इसको एसिम्पटोट के आसपास ही रहना है। अगर आपकी डैम्पिंग रेशो लेट्स से 0.5 से कम है, 0.6 से कम है, तो आपको ये लाइन जो है वो फेज़ की थोड़ी सी स्टीप निकालनी है। ठीक हो गया जी। सो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये थोड़े से फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं बट फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ रूल ऑफ थंब के तौर पे आप देख सकते हैं कि आपने बॉडी प्लॉट्स कैसे बनाने हैं, एंड ये एसिम्पटोट्स से उसका डैम्पिंग रेशो का रिलेशन सॉरी ये आपके एक्चुअल बॉडी प्लॉट का मैग्नीट्यूड और फेज़ प्लॉट्स के साथ डैम्पिंग रेशो का रिलेशन रखा हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस तरह से आपका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। अच्छा, जब आप जीरोज़ की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोज़ होंगे तो रिस्पॉन्स आपके पोल से उलट जाएगा बिल्कुल, एवरीथिंग विल बी लेट्स से इन्वर्टेड। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब हमारे पास हमने कहा था कि बॉडी प्लॉट्स का एक ये भी फ़ायदा है कि ये हमारा जो डेड टाइम है, ट्रांसपोर्ट लैग है या डिले हम इसको कहते हैं, इसको अकोमोडेट कर सकता है। सो डिले को अगर आप देखें, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इसमें आप ओमेगा जो मर्ज़ी प्लग इन करते चले जाएँ, आप देखते हैं कि सॉरी इसमें यस ओमेगा जो मर्ज़ी प्लग इन करते चले जाएँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, इसका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेज़ चेंज होगा। एंड आप देखेंगे इसका जो फ़ेज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जाता है with let's say increase in omega. So let's say this is something which can be accommodated in Bode plots, frequency response methods, but not in root locus. अच्छा, ये समरी है एसेंशियली जो मैंने आपको पीछे सारी बातें बताई हैं, एक दफ़ा आप वो समझ लें और एंड पे जब आप एज ए रूल ऑफ थंब ये याद रख लें, ये चंद स्टेप्स हैं। जब आप ये याद रख लेंगे, इन्हीं को यूज़ करके, इसी समरी को यूज़ करके आप हर तरह का बॉडी प्लॉट बना सकते हैं। तो मैंने एक दफ़ा कहीं 12-14 साल पहले बनाए थे रूट लॉकस, ये सॉरी बॉडी प्लॉट्स, बट मैंने पिछले कोई 10 साल से तो शायद ये थोड़ा सा एक याद रखी हुई ये चीज़, एंड उसके बाद से मैं अंदाजे से फटाफट चंद मिनट के अंदर एक सिस्टम को बॉडी प्लॉट बना लेता हूँ। सो ये लेट्स से आई नो कि सिस्टम को जो रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में सिस्टम का आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बिल्कुल रटा लगा के एग्जैक्टली बनाएंगे, बट ये रूल ऑफ थंब अगर आप याद कर लेंगे, दिस विल हेल्प यू लॉट इन डूइंग योर प्रोजेक्ट्स, इन डूइंग दिस कोर्स, एंड वाइब्रेशंस का कोर्स आएगा आपके पास, आप उसको में भी हेल्प करेगा। तो ये बॉडी प्लॉट्स या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को थोड़ा सा याद कर लेने से आपकी फ़िज़िकल इंसाइट भी बहुत बढ़ जाती है। आपको पता चलता है अनस्टेबल पोल क्या करता है, लेट्स से अनस्टेबल पोल क्या करता है, अगर स्टेबल पोल दो हों तो क्या आपके सिस्टम में हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या रिस्पांस होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे क्या रिस्पांस होगा, इसका फ़ायदा बहुत है। तो इसलिए मैं कहूँगा ये एज ए रूल ऑफ थंब, इसको अगर आप ये जो समरी पेज है इसको कर लेंगे तो आपको लेट्स से हर तरह के बॉडी प्लॉट्स आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी जल्दी, क्विकली से। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हम देख लेते हैं इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो हम उन कंपोनेंट्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम जो न्यूमरेटर के कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर के कंपोनेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंड इस तरह से हमारा काम चल जाएगा। तो ये डिफरेंट कलर्स में हमने देखा है कि ये कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करके ये वाला प्लॉट जो बीच में हम देख रहे हैं, ये हमारे पास ओवरऑल प्लॉट आ गया। आई नो आपके पास हाथ से ये प्लॉट एग्जैक्ट तो काफ़ी मुश्किल है, बट काइंड ऑफ करेक्ट तो आप इसको कर ही सकते हैं। सो यस, हमने क्या किया था कि ये हमने सिस्टम थे, अब हमने इन सारी एसिम्पटोट्स को ऐड किया। सबसे पहले तो आपने जब एसिम्पटोट्स को ऐड कर लेंगे तो यू आर काइंड ऑफ ऑलमोस्ट देयर। तो ये एसिम्पटोट्स को ऐड कर लिया तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट तो काफ़ी करीब है, एंड ये भी करीब हो जाता, बट इसके इसमें सिर्फ ये है, आप अगर नोट करें कि एक सिस्टम की डैम्पिंग रेशियो ज़रा कम है जिसकी वजह से अचानक से ये हो रहा है। अगर सिस्टम की डैम्पिंग रेशियो थोड़ी ज़्यादा होती तो फिर ये ज़रा और आपकी एसिम्पटोट से मिलता जुलता रिस्पॉन्स आ जाता। अच्छा, अब मैं आपको कुछ सिंपल सिस्टम्स दे रहा हूँ। इन सिंपल सिस्टम्स को अप्रॉक्सीमेट बॉडी प्लॉट हाथ से बना लीजिए। पहले तो कंपोनेंट्स के, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बना लें जो मैंने आपको पीछे बताया है, जो समरी में भी है, और उसके बाद आपने उन प्लॉट्स को ऐड कर देना। तो ये अप्रॉक्सीमेट बॉडी प्लॉट्स इनको ऐड कर लीजिए। एंड अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना पहले भूल गया कि आपने जब भी बॉडी प्लॉट्स बनाने हैं तो हमेशा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में सिस्टम को लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 होनी चाहिए, यानी कि अगर 1 के अलावा कुछ आ रहा है आप सारी पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दें। तो अगर आप नोट कीजिए जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी वो हमेशा 1 होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ता है? वेल, इसका डीसी गेन पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज अगर आप देखिए बाकी एस की टर्म को आप 0 पुट कर दें तो 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डीसी गेन
आपके हर टर्म का 1 होना चाहिए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसलिए बॉडी प्लॉट बनाने से पहले सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लॉटिंग करना है। उसके बाद आपने इन कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल प्लॉट्स करते जाना है, ये जो कंपोनेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, एंड इसको आपने प्लॉट कर लेना है, मैटलैब से कंपेयर करके एक दफ़ा चेक कर लें कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। अच्छा, एक और यूजली प्लॉट है जिसको नाइक्विस्ट प्लॉट कहते हैं, हम इस कोर्स में उसको डील नहीं करेंगे, बट सिर्फ आपको बता देता हूँ बिकॉज मास्टर्स में अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो दे विल एक्सपेक्ट कि आपने थोड़ा सा आइडिया हो आपके पास। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम इसमें मैग्नीट्यूड एंड जो फेज़ है दोनों हम एक ही प्लॉट के ऊपर एक ही प्लॉट के ऊपर लेट से हम उसको प्लॉट कर देते हैं। वो किस तरह से प्लॉट करते हैं कि इमेजरी एंड रियल पार्ट हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, एंड हम क्या करेंगे अपने सिस्टम के मैग्नीट्यूड को प्लॉट करते चले जाएंगे हर पॉइंट के ऊपर, एंड फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे सिस्टम का कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई फेज़ होगा, हम उसको यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। किसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड और फेज़ ये होगा, हम उसको यहाँ प्लॉट कर लेंगे। किसी और जगह पे ये होगा, हम उसको यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। तो फेज़ क्या है? वेल, फेज़ इज़ द एंगल, एंड मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ये आपका डिस्टेंस है। तो मैग्नीट्यूड एंड फेज़ हम एक ही प्लॉट पे अगर प्लॉट कर लें, उसको हम नाइक्विस्ट प्लॉट कहते हैं, इसको हम पोलर प्लॉट्स भी कहते हैं, बिकॉज अगर आप देखें पोलर रिप्रेजेंटेशन है। एंड अगर आप याद करें पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करने की बजाय लेट्स से इकट्ठा लिख लेते हैं। सॉरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की बजाय आप फेज़ एंड मैग्नीट्यूड में चले जाते हैं। बॉडी प्लॉट में भी हम फेज़ और मैग्नीट्यूड से काम चला रहे थे, बट यहाँ पे हम उन दोनों फेज़ और मैग्नीट्यूड को एक ही प्लॉट के ऊपर पोलर प्लॉट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो बॉडी प्लॉट पहले बना लें, उसके बाद आप नाइक्विस्ट प्लॉट बना सकते हैं। मैटलैब में एक कमांड है नाइक्विस्ट की, इससे आप इसको अचीव कर सकते हैं। हम इस पर डिवेल नहीं कर रहे, बट दीज आर वेरी पावरफुल मेथड्स नाइक्विस्ट प्लॉट के। जब आप मास्टर्स वालों को देखते हैं उसमें ये कराए जाते हैं। मैं भी मास्टर्स का फॉल में जो कोर्स पढ़ाऊँगा उसमें लेट्स से इंटीग्रल पार्ट होगा उसमें नाइक्विस्ट प्लॉट का, वहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड का ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। बॉडी प्लॉट्स का फ़ायदा ये है कि बहुत इजी है हाथ से ड्रॉ करने। वो एक समरी आप याद कर लें और उसके बाद ठकाठक जो है वो हाथ से ड्रॉ करते रहें बॉडी प्लॉट्स। स्टेबिलिटी टेस्ट बड़ा आसान है, वो अब हम आगे चल के देखेंगे स्टेबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे। एंड बहुत पावरफुल मेथड है और कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट है। नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या है, थोड़े से मुश्किल है बिकॉज इसमें पहले आप बॉडी प्लॉट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप इस पर आते हैं। इसका जो स्टेबिलिटी टेस्ट है वो बहुत पावरफुल है। इसका स्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो कुछ सिस्टम्स पे अप्लाई होता है, उसके लिए पावरफुल है। जिन सिस्टम्स पे अप्लाई नहीं होता उन पे मुश्किल हो जाता है। बट नाइक्विस्ट प्लॉट का स्टेबिलिटी टेस्ट हमेशा चलता है, मीमो सिस्टम्स पे भी चलता है। सीसीओ सिस्टम वो होते हैं जो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होते हैं, जिन सिस्टम से हम अभी तक डील करके आए हैं मोस्टली। मीमो सिस्टम वो होते हैं मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स, वो सिस्टम्स ये उनके पे भी काम चलाता है। इसको डिज़ाइन थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है, बट इसका एनालिसिस में बहुत फ़ायदा है।